हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज हम एक मॉक टेस्ट सीरीज और शुरू कर रहे हैं जिसका स्पेशली टारगेट है जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाना है। ओके, ये जो एग्जाम है ये फरवरी में होना है और इससे पहले बच्चे अपने आप को इंग्लिश में एनालाइज कर लें। हम एक स्पेशली मॉक टेस्ट उनके लिए लेकर आए हैं। इसमें एवरीडे मैं आपको एक मॉक टेस्ट कराऊंगा, ओके, एग्जाम तक। एक पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसको आपको ऐसे नहीं समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, नहीं, इसमें ग्रामर के जनरल क्वेश्चंस हमने डाले हैं। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो बच्चे और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो क्वेश्चन है वो गैप फिलिंग का है। आपको इसमें जो है ना गैप फिल करना है कि कौन से में जो है ना क्या इस ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा। माई वॉच इज सुपीरियर योर्स। मेरी जो घड़ी है, सुपीरियर का मतलब होता है अच्छा होना। मेरी घड़ी अच्छी है, किससे? तुम्हारे वाली घड़ी से। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो द आंसर इज, देखिए, सुपीरियर वर्ड आ गया। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक प्रपोजिशन भरना है। सुपीरियर फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, तुम्हारे वाली घड़ी से अच्छी है। सुपीरियर दैन या सुपीरियर टू या सुपीरियर ऑफ। ओके, तो जो सुपीरियर वर्ड होता है, ओके, सुपीरियर जैसे और भी वर्ड है, जैसे कि इंफीरियर है, जैसे कि जूनियर है, जैसे कि सीनियर है। ओके, और एक वर्ड होता है प्रीफर। ओके, जब भी इन वर्ड का यूज हम एक कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में करते हैं, तो इनके साथ ऑलवेज रिमेंबर, हम देन का यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम का यूज नहीं, टू का यूज करेंगे। तो मेरा जो आंसर है वो होगा माई वॉच इज सुपीरियर टू योर्स। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है। दिस इज यूनिक बुक। ये जो गैप है, ये जो खालिस्तान दिया गया है, इसमें हमें एक आर्टिकल भरना है जो सुटेबल हो यूनिक के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए, यूनिक बुक, आर्टिकल है एन, ए और द। ठीक है, या नो आर्टिकल भी हो सकता है। नहीं, यूनिक जो वर्ड होता है, जब उसको हम हिंदी में बोलते हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो यू का होता है। दिस वन इज ओके। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखिए आप जरा। यूनाइटेड, ठीक है, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म। ओके, ये वर्ड्स हैं। देखिए आप, यूनाइटेड हो गया, इनके साथ हमेशा किसका यूज होगा? आर्टिकल ए का यूज होगा। तो क्या आ जाएगा? ए, अ यूनिक बुक। आप एन यूनाइटेड मत बोलो, ये गलत हो जाएगा। एन यूनिक मत बोलो, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आवर करेक्ट आंसर इज बी इज करेक्ट, अ यूनिक बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। देखिए जरा, 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में एज इट इज आएंगे। क्वेश्चंस उसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं ताकि आपको बेनिफिट हो और एक्चुअल में आप अपनी तैयारी का जजमेंट ले सकें। यस, हिज ब्रदर सम 3 months ago। ओके, आपको इसमें वर्ब भरनी है। उसका भाई जो है वो कुछ 3 महीने पहले मर चुका है, कहना ये चाह रहा है। ठीक है, देखिए, एगो वर्ड यूज हुआ है, हमें क्या भरना है? हैज डाइड, विल हैव डाइड, डाइड और वुड डाई। ओके, सो वर्ड देखो आप सेंटेंस में, एगो। ओके, एगो जो वर्ड होता है उसके साथ इन जनरल हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैज हैव का यूज नहीं करेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके साथ हम यूज ही नहीं करेंगे। जैसे कि एक वर्ड यूज हुआ एगो, एक वर्ड यूज हुआ लास्ट, एक वर्ड यूज हुआ यस्टरडे, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर आ जाए। ध्यान से समझिएगा जरा। ओके, प्रीवियस ईयर यानी कि जो टाइम बीत गया है, जैसे कि 2010 मान लीजिए, 2020। ये देखिए, ये वर्ड्स ऐसे हैं, इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे, हैज हैव का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हैज हैव गलत है, विल हैव भी नहीं होगा। विल हैव तो फ्यूचर को डिनोट करता है। आंसर डाइड, सी इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर डाइड सम 3 months एगो। कुछ 3 महीने पहले उसका भाई जो है वो मर गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा। आइदर यू और ही गोइंग टू टेम्पल। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो दोनों में से एक, या तो वह या तुम। कहाँ जा रहे हैं? गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जा रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, जब भी ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। जब भी दो सब्जेक्ट, हम याद रखना, आइदर और से जोड़ते हैं, नाइदर नोर से जोड़ते हैं, तो वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। देखिए, यहां पर यू
और ही को किससे जोड़ा गया है, आइदर और से जोड़ा गया है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, सेकंड सब्जेक्ट के। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज हो जाएगा, हैव बीन गलत है, आर नहीं, विल नहीं, विल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गोइंग आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज गोइंग, ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉसिबल, विच वर्ड इज प्रीफिक्स, एक वर्ड लिखा गया है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड में हमें यह बताना है कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले समझिए, प्री, प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि जो वर्ड पहले लिखा जाए किसी भी वर्ड के साथ और उसको एक मीनिंग दे नया, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो इसमें बेसिक वर्ड कौन सा है, पॉसिबल, ठीक है, और पॉसिबल के साथ हमने किसका यूज किया, इम। देखिए पॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभव, इम्पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, असंभव। ओके, तो देखिए विच वर्ड इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले यूज होगा, तो इम्पॉसिबल के साथ कौन सा वर्ड यूज हुआ है, आई एम, तो आंसर इज कहां पर है, ये रहा आई एम। ओके, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, क्लियर है, याद रखना है, ठीक है भाई, इम्पॉसिबल ये आपका हो गया, आंसर सी इज करेक्ट। आई एम वर्ड को किसी के साथ लगा दोगे तो इसका मतलब होता है उसका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, पोलाइट वर्ड है, इम्पोलाइट यानी कि दुश्मनी सी रखना, ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबल का इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद लीगल, लीगल वर्ड के साथ हम कौन सा वर्ड एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, लीगल, लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी, ठीक है, इसके साथ हमें प्रीफिक्स यानी कि इससे पहले यूज करना है, इन, इनलीगल तो कोई वर्ड ही नहीं है, अनलीगल भी कोई वर्ड नहीं है, आंसर सी इज करेक्ट, इलीगल, यही तो बोला जाता है, देखा होगा आपने, इलीगल, इलीगल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, और लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी। तो देखिए आंसर क्या हो गया, इलीगल हो गया, तो आई एल लगा दिया, सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, अंडरलाइन पार्ट किया गया, विद अ ब्रोकन हैंडल यानी कि एक ऐसा छाता जिसका क्या बोलते हैं, हैंडल जो है वो टूटा हुआ है, ओके, इज माइन वो मेरा है, द अंडरलाइन पार्ट इज एन, जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। ओके, सबसे पहली चीज आप समझिएगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। देखिए फ्रेज जो होता है इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लोज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन क्लोज का क्या होता है, अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन फ्रेज में बेचारे के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। ओके, देखिए ध्यान से समझो आप, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, अब ये जो विद अ ब्रोकन हैंडल मतलब हैंडल जिसका टूटा हुआ है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला क्या है, हमारा नाउन है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चूंकि इसका अपना सब्जेक्ट कहाँ है, बेचारे के पास सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर इसके पास सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज कहलाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, और फ्रेज कैसी फ्रेज है, अम्ब्रेला के बारे में बता रही है, मतलब नाउन के बारे में, तो ये हमारी कौन सी फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। तो एडजेक्टिव फ्रेज है क्या, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने सीधा वहीं से उठा लिया, ठीक है। वेरियस क्वेश्चंस में पूछता रहूंगा, बार बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। ओके, ये एक जो है ना आप ये समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर को ही लिया है हमने, ताकि आपके जो है कंसेप्ट अच्छे से शुरू हो जाए। नेक्स्ट देखिए, दे रेस्टेड उन्होंने आराम किया, कब, व्हेन इवनिंग केम जब शाम हुई। द अंडरलाइन पार्ट इज क्या है, ये नाउन फ्रेज है, नाउन क्लोज है, प्रपोजिशन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। देखिए नाउन फ्रेज क्या होती है, सबसे पहली चीज याद रखना, फ्रेज मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया क्या होता है यार, है ना। फ्रेज के बारे में आप एक बात याद रखो, नाउन फ्रेज के बारे में, सेंटेंस में जो भी पार्ट व्हाट का आंसर दे वो आपका नाउन फ्रेज होगा, बहुत सिंपल याद रखना है। ओके, व्हाट का आंसर, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, तो वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। ओके, अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, देखिए जरा, दे रेस्टेड उन्होंने आराम किया, उन्होंने आराम कब किया, व्हेन इवनिंग केम जब शाम हुई। तो यहां पर देखिए ये व्हेन इवनिंग केम किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेस्ट को, दे को तो कर नहीं रहा,
दे क्या है, प्रोनाउन है। तो जो वर्ड प्रोनाउन के लिए यूज हो तो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव तो है नहीं, तो नाउन क्लोज नहीं है, नाउन फ्रेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है, प्रपोजिशन भी नहीं है, बात वर्ब की हो रही है, तो आंसर क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। डी इज करेक्ट। बेसिक से चीजों को समझो, ओके। ऐसा नहीं है कि रटते रहेंगे चीजों को, नहीं नहीं, क्लियर करते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम लोग अपोलोजाइज नहीं करते हो, माफी नहीं मांगते हो कंडीशनल सेंटेंस से, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, ओके। तो कंडीशनल सेंटेंस एक सेंटेंस का पार्ट जिसमें अनलेस, अनटिल, आफ्टर, व्हेन इस तरह के वर्ड दिए गए हो, इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। देखिए, अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो गया, अपोलोजाइज, ठीक है। अगर ऐसा हो अनलेस अनटिल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया हो, तो दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिकली आपको विल, शैल, कैन, मे, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। यदि तुम हमारी मॉक टेस्ट के रोजाना क्वेश्चन बनाते हो तो इंग्लिश में पास हो जाओगे, तो कंडीशन हो गई, इफ यू डू आवर मॉक टेस्ट, ओके, इफ यू प्रैक्टिस डेली यू विल क्रैक द एग्जाम, तो कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल प्रेज यू, मैं तुम्हारी प्रेज करूंगा, नहीं नहीं नहीं। आई वुड पनिश यू, वुड तो पास्ट टेंस हो गया, वुड हैव भी गलत हो गया, आई विल पनिश यू। डी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, व्हेन ही कम्स टू मी आई विल गिव यू ए कॉल। बहुत बेसिक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। ही इज ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हिम। ही इज ऑनेस्ट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वो ईमानदार है। आई डोंट लाइक हिम अलग सेंटेंस है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। ये गैप दिया गया, हमें इसको फिल करना है। क्या आएगा भाई, देखिए, एक सेंटेंस पॉजिटिव है, आई डोंट लाइक हिम नेगेटिव सेंटेंस है। भाई एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर कभी भी ऐसा हो तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा बट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बट का। तो यहां पर देखो क्या आ गया, बट। ये रहा डी आंसर तुम्हारा। एंड क्यों नहीं हुआ भाई, एंड का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि एंड कब यूज होगा, जब दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हों, चाहे एक दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों। जैसे कि ही इज ऑनेस्ट और मैं इसको कहूं आई लाइक हिम, ओके। तो ये देखो भाई, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो यहां एंड भर देंगे। अगर ऐसा हो ही इज नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है, ठीक है। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। दिस इज बट, डी आंसर। क्लियर हो गया ना, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, अच्छा, दो वर्ड के लिए भी होगा। मान लो एक वर्ड पॉजिटिव है एक वर्ड नेगेटिव है, तो भी ऐसे बट आएगा। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, कंजक्शन का क्वेश्चन है भाई, इंप्रूव करो सेंटेंस को। अंडरलाइन पार्ट है, आपको ये करना है कि सही क्या होगा। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा था। व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया। पहली चीज देखो भाई, याद रखना, आपके एग्जाम में ये सवाल आते रहते हैं। क्या है, हार्डली का यूज सेंटेंस के शुरू में हो गया, ओके। दूसरी बात, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा। देखो सब्जेक्ट से पहले आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज, हार्डली के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सॉरी हैड के बाद, तो देखो ये भी सही है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, याद रखना, देखो जरा इधर, हार्डली जो होता है ना एज ए कंजंक्शन यूज हो, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। तो देखिए, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, व्हेन का यूज भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती है नहीं। तो डी आंसर कर दो, नन ऑफ दिस, नो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बी क्यों नहीं हुआ, पहले समझो जरा। कुछ लोग सोच रहे हो सर नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर के साथ डिड का यूज ठीक है, लेकिन डिड के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ रीच तो थर्ड फॉर्म है। इंपॉर्टेंट चीज, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आएगा, ओके। एज सुन एज का मतलब जो ही होता है। स्कैर्सली डिड आई, हाँ ये हो सकता है कि सर हार्डली और स्कैर्सली दोनों का मतलब मुश्किल से होता है, बिल्कुल ठीक है। सर दोनों के साथ व्हेन का यूज होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए स्कैर्सली के साथ किसका यूज हो रहा है, डिड का। और डिड कब यूज करेंगे, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो डिड कट गया भाई हमारा। और क्या बच गया हमारे पास, नो इंप्रूवमेंट बच गया, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखो भाई, द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा जो है ना वो सबसे लंबी नदी है इंडिया की, ओके भाई। तो लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी भाई,
ओके, क्योंकि पूरी इंडिया की नदियों की बात हो रही है ना, तो जब सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा के लिए यूज हो, मतलब बहुत सारी नदियां हैं, उनमें से हम सिर्फ गंगा की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसके साथ किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। ठीक है, दा का यूज कर दो लॉन्गेस्ट के साथ। कहाँ है? अरे ये भी दा है, ये भी दा है, अब क्या करें? अरे भाई ओके, देखो जरा, ये भी था, ये भी था, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझिए जरा। यहां पर देखो मोस्ट का यूज हुआ है, मोस्ट अपने आप में क्या है भाई? सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, लॉन्गेस्ट क्या है? वो भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, ये कि डबल सुपरलेटिव का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो डबल सुपरलेटिव है ये भाई, मेरे गलत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, सी क्यों नहीं हुआ? हाँ, सी में तो सर लॉन्ग है, सुपरलेटिव नहीं है, एक ही सुपरलेटिव है मोस्ट। भाई मेरे एक बात याद रखना, देखो लॉन्ग वर्ड आ गया, लॉन्ग का जो सुपरलेटिव होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, ये ठीक है बिल्कुल। अगर मान लो ऐसा हो जाए मोस्ट लॉन्गेस्ट या मोस्ट लॉन्ग, तो ये गलत होता है। क्यों होता है? किसी भी वर्ड का जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसके साथ अगर आप ईएसटी का यूज करते हो तो मोस्ट का यूज मत करो, ये याद रखना। तो लॉन्गेस्ट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, मोस्ट लॉन्गेस्ट या मोस्ट लॉन्ग गलत है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बच गया? द लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? दा लगाना है। ए आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? भूलना नहीं है, पेपर में बहुत अच्छे से करके आना है ताकि आप जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आए। बड़ी मेहनत करके आपके लिए मॉक टेस्ट बना रहा हूं मैं। ओके, मोनिकाज रैकलेस बिहेवियर। मोनिका का रैकलेस बिहेवियर, रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह। ओके, मोनिका का जो लापरवाही भरा व्यवहार है, फोर्स्ड मी, उसने मुझे मजबूर कर दिया, टू गिव हर ए पीस ऑफ माइंड। ओके, कि मैं उसको थोड़ा सा क्या करूं? सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडीएम इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन है ये ईडीएम है, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसका ईडीएम का मतलब बताना हमें। ओके, तो मतलब क्या होगा? इंसल्ट, बेइज्जती करना, टू मेक समवन होपलेस, किसी को निराश करना, टू स्कोल्ड, किसी पर डांट मारना, और इनकरेज, इनकरेज मतलब उत्साहित करना। तो देखिए रेकलेस बिहेवियर होगा तो उसे हम उत्साहित तो करेंगे नहीं, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, रेकलेस बिहेवियर है इंसल्ट या होपलेस। होपलेस मतलब बिल्कुल किसी को निराश कर देना, तो निराश नहीं करेंगे, ये भी गलत हो गया सेंस। अब दो ऑप्शन बचते हैं, इंसल्ट और स्कोल्ड। सबसे बेटर ऑप्शन पता है क्या होता है? याद करके जाओ यार, क्यों तुक्के मार रहे हो? सिंपल सा है, क्या है? गिव हर ए पीस ऑफ माइंड। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी पर डांट मारना, स्कोल्ड करना, तो आंसर सी इज करेक्ट। दिस इज ओके। भाई वीडियो को है ना अकेले अकेले नहीं देखना, शेयर भी करना। ओके, और जो लोग नए देखे ना वो सब्सक्राइब भी करें। देखो, आइस द केक, बिल्कुल एग्जाम का स्टैंडर्ड लेके चल रहे, जैसे जैसे पेपर बनाया गया, आइस द केक। ओके, आइस द केक का मतलब पता है क्या होता है? केक के ऊपर बर्फ लगाना। मतलब क्या होता है? केक को ठंडा करना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है देखते हैं जरा। डेकोरेट द केक, केक को सजाना। फ्रिज द केक, केक को जमाना। हाँ सही है ना, केक पिघल रहा है, फ्रिज कर देंगे, बर्फ लगा दो, जम गया। पिघला हुआ केक तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्या लगता है? नहीं नहीं, नहीं लगता, जमा हुआ अच्छा लगता है। तो बी सही है? नहीं नहीं, ये भी गलत है। आइस द केक का मतलब होता है किसी चीज को खूबसूरत बनाना, डेकोरेशन करना, टू डेकोरेट समथिंग। तो आंसर इज ए इज करेक्ट, टू डेकोरेट। जैसे कि देखा होगा ना, घर में सब्जी बनाते हैं तो उसके ऊपर धनिया सा डालते हैं, दैट इज डेकोरेटिंग। कलिनरी आर्ट होती है खाना बनाने की कला, उसमें खाने को ना बहुत सजाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइस द केक। जैसे केक ही बनाया, केक के ऊपर वो रेड रेड चॉकलेट, ग्रीन चॉकलेट जो भी लगाते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड आइस द केक, मतलब उसे बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। ओके, जैसे कि हमारी पीपीटी बनाई गई है, देखो ये स्लाइड आप देख रहे हो, इसको भी खूबसूरत बनाया गया अलग अलग कलर से, तो इसको बोलेंगे आइस द केक। ओके, आइस द केक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये इंटोनिम नहीं है, ये एंटोनिम, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। ये लीजिए एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको जो है दिए हुए वर्ड का एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। देखिए वर्बोस, वर्बोस का मतलब आपको पता है क्या होता है? वर्बोस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जिसको हम लोग बोलेंगे टॉकेटिव। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो। ओके, तो देखिए फर्निश, फर्निश का मतलब तो होता है साफ सुथरा, सजा हुआ। वर्डी का मतलब भी होता है जो ज्यादा बोलता हो, ज्यादा वर्ड्स यूज करता हो, उसको वर्डी बोलते हैं। ओके, अच्छा ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, जिसको हम क्रैबी भी बोल सकते हैं। ओके, शॉर्ट टेम्पर भी बोल सकते हैं, एनेक्शियस भी बोल सकते हैं, चिड़चिड़ा। ठीक है, साइनिक भी बोल सकते हैं। तो वर्बोस बातोनी, और ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही कम,
तो आंसर ए इज करेक्ट। मतलब जो बहुत कम बोलता, ब्रीफली बात को बोल दे यार, जल्दी से बोल दे, दैट इज कॉल्ड ब्रीफ। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रीफ के लिए, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है जो कम बोलता हो। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए, अबव, अबव का मतलब क्या होता है, ये भाई पहले तो स्पेलिंग ठीक करो, बीनीथ है, BENEATH, ये बिनर्थ नहीं है। ओके, अबव, अबव का मतलब होता है किसी भी चीज से ऊपर। अबव को हम कैसे बोलेंगे, ऊपर, अबव माई हेड, अबव बोलते हैं ना, जैसे कि द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज की लिमिट को डिनोट करने के लिए, से परे। जैसे कई बार हम लोग नहीं बोलते, मान लो सर हमें एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपको 50 चाहिए, बस आपको क्वालिफाई करना है, तो डोंट गो बियॉन्ड 50 मार्क्स, इससे ज़्यादा मत जाओ। जैसे लाइन खींच दी, ये लाइन है, इस लाइन से इधर मत जाओ, बियॉन्ड गलत है भाई, नहीं होगा इसका आंसर। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है नज़दीक, नहीं होगा भाई। नियर माने नज़दीक, भाई दो एक जैसे तो नहीं हो सकते, तो ये तो गलत है। क्या बच गया, बीनीथ, बीनीथ का मतलब क्या होता है किसी चीज़ के नीचे, अबव ऊपर, बीनीथ नीचे। हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, डी आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट देखो भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको है ना इसका सिनोनिम बताना है भाई, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा। देखिए, कंप्लायंट, कंप्लायंट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को मानने वाला। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिएगा। कंप्लायंट का मतलब किसी चीज को फॉलो करने वाला। स्टबन का मतलब तो क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। रेजोल्यूट का मतलब भी जिद्दी होता है। तो दो वर्ड तो होने नहीं है आंसर, तो ये तो कट गए। स्टबन और रेजोल्यूट का मतलब होता है, स्टबन मतलब जिद्दी, रेजोल्यूट का मतलब होता है एक आदमी जिसका इरादा पक्का हो, उसको बोलता है रेजोल्यूट। जैसे कि मैं कहूँ ना यार कि अब की बार एग्जाम पास करने के लिए मैं रेजोल्यूट हूँ। ओके, अच्छा, वो बच्चा है ना अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो स्टबन है, जिद्दी है। जो बात दिमाग में बैठ गई, पकड़ ली, दैट इज स्टबन, जिद्दी है वो। चलो ठीक है। लीनियंट का मतलब क्या होता है, लीनियंट का मतलब होता है सीधा साधा। तो जरूरी नहीं है जो सीधा साधा आदमी हो वो आपकी बात को फॉलो करे। तो कंप्लेंट का ये मतलब भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बच गया भाई मेरे, फॉलोवर। फॉलोवर का मतलब होता है किसी चीज का अनुसरण करने वाला। आंसर ए इज आवर, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, फ्रेजाइल, एक वर्ड यूज हुआ फ्रेजाइल। ओके, फ्रेजाइल का मतलब देखो हिंदी में क्या होता है, कमजोर, कमजोर, ठीक है। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है, वैसे तो दिखने में चीज सख्त है लेकिन जल्दी टूट जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कमजोर तो होगा नहीं। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। भाई इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है वर्थलेस, बिल्कुल सही है भाई। वेन, वेन का मतलब होता है भाई बेकार, याद रखना। ओके, तो फ्रेजाइल का हमें क्या बनाना है, मीनिंग बनाना है, एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, वीक। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। ओके, सॉरी सिनोनिम बताना है भाई, एंटोनिम नहीं, सिनोनिम है ना, सिनोनिम, हाँ यस सिनोनिम। तो फ्रेजाइल का सिनोनिम जो है ना वो क्या हो जाएगा हमारा, वीक, कमजोर। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है देखिए आपके सामने। यू एज वेल एज ही टू गो नाउ। अब तुम्हें और उसे जो है क्या है, जाना है। मैंने आपको बताया था जब भी हम दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, टुगेदर विथ, मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, टुगेदर विथ, ठीक है, या विथ, या एज वेल एज, ओके, या विथ से जोड़ते हैं, सॉरी विथ तो आ ही गया पहले, अलोंग विथ से अगर हम जोड़ेंगे ना तो जो वर्ब है ना वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी भाई। तो भाई पहला सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, एज वेल एज ही, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, इज है क्या, गलत है। हैज भी नहीं आएगा, यू के साथ तो प्लूरल आएगा भाई मेरे, आर भी नहीं आएगा। यू, सॉरी वॉज भी नहीं आएगा, आर, यू आर टू गो नाउ। अच्छा, टू गो का मतलब क्या होता है, जाना है, हमें ये काम करना है। डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। देखो, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या कह रहा है, डोंट बाय मेडिसिन, दवाइयां मत खरीदो, विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर की सलाह के। आपको इसका पैसिव बनाना है। मतलब एक ये जो सेंटेंस है ये भले ही इंपैरेटिव सेंटेंस हो पर सलाह देने के लिए बोला गया है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, एक सिंपल सी सजेशन दिया गया है कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं खरीदनी चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर है, देखते हैं जरा क्या होगा इसका। मेडिसिन मे नॉट बी बॉट, ये तो नहीं होगा। मे तो पॉसिबिलिटी, संभावना को डिनोट करता है, ये गलत हो गया। ओके, मेडिसिन कैन नॉट बी बॉट, कैन जो होता है वो तो आपकी एबिलिटी को डिनोट करता है कि तुम इसको खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फिर ऑप्शन क्या बच गया, डी, डी तो होगा नहीं,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि सलाह दे रहा है, तो सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। शुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में अगर कोई भी मॉडल यूज हो जाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉडल अगर कोई भी यूज हो जाए तो आपको पैसिव बनाते टाइम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। डोंट बाय मेडिसिन, दवाइयाँ मत खरीदो बिना डॉक्टर की सलाह के। हमें डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए, कहना चाह रहा है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट, शुड का यूज हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। लेट वाला सेंटेंस भी इंपैरेटिव होता है, प्लस में लेट के साथ ऐसा आ जाए मतलब लेट्स। लेट्स का मतलब होता है किसी को सलाह दे रहे हैं हम। जब हम किसी को सलाह देते हैं और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, यानी कि लेट का यूज जब सलाह देने के लिए होता है, क्लियर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट की जगह शुड का यूज कर देंगे। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया, ये रहा द पुअर। लेट की जगह शुड कर दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी आंसर इज आवर करेक्ट आंसर है। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। अच्छा, द लाइफ बोट रीच्ड, लाइफ बोट जो ना पहुंच गया कहां पर, द ड्रोनिंग मैन एंड टू सेलर्स पुल्ड देम ऑन बोर्ड। भाई इसकी हम स्टेटमेंट लिखना भूल गए ऊपर, ये अगले जो 2-3 क्वेश्चन है इसमें आपको फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, आपको इन सेंटेंस में गलती बतानी है। तो पहले तो देखो, द लाइफ बोट रीच्ड द ड्रोनिंग मैन, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हमसे। ड्रोनिंग मैन एंड टू सेलर्स पुल्ड देम ऑन बोर्ड, और दो लोगों ने मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, लाइफ बोट जो है, जो जिंदगी बचाने के लिए थी, वो डूबने वाले आदमी के पास पहुंची और सेलर्स ने क्या किया, डूबते हुए आदमी को बचा लिया। यही सेंटेंस है, बिल्कुल आसान है भाई। सेंटेंस में देखो क्या कह रहा है, द लाइफ बोट रीच्ड, ये ठीक है। द ड्रोनिंग मैन, मैन कितने लोग डूब रहे हैं, एक ही लोग डूब रहे, एक ही आदमी डूब रहा है, ठीक है। तो एंड टू सेलर्स पुल्ड देम ऑन बोर्ड, देम, देम का मतलब उनको बोर्ड के ऊपर खींच लिया। अब आदमी क्या है, एक है, लेकिन हम बोल क्या रहे, उनको खींच लिया, या बोलेंगे उसको खींच लिया। उनको किसके लिए, देम किसके लिए यूज होगा, प्लूरल के लिए, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, मैन, मैन क्या है, सिंगुलर है, तो देम की जगह किसका यूज हो जाएगा, हिम। यानी कि आपका सी पार्ट जो है वो गलत है, और जो आपकी एरर है वो सी सेक्शन में है, आपका आंसर सी है। वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट, सबसे बड़ा जो आधुनिक शिक्षा है उसका प्रॉब्लम पता है क्या, ड्रॉबैक मतलब कमी, डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, की ये जो है हमारी ओरिजिनल थिंकिंग को नहीं एनकरेज करती है, उसे नहीं बढ़ाती है, बल्कि जो रटा रटाया पैटर्न है उसको ही हम फॉलो करते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसके कराऊंगा, और एग्जाम में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके एग्जाम में भी मेंशन किया गया है। वो पता क्या है कि यार आप याद रखना, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा ना, वो हमेशा याद रखिएगा वो प्लूरल यूज होगा, और जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, ये याद रखिए। ओके, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज, ये इज बिल्कुल सही है, वन ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी, लेकिन देखो इसके बाद जो ड्रॉबैक यूज हो रहा है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सिंगुलर है। हमें कैसा यूज करना है, प्लूरल यूज करना है, तो ड्रॉबैक की जगह क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक्स। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। मैं एक आध ईच ऑफ का एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ हो गया, आप नन ऑफ भी लिख सकते हो, नन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है भाई मेरे। वही बात, सब्जेक्ट प्लूरल यूज होगा, वर्ब सिंगुलर यूज होगी, तो वर्ब तो हमारी सिंगुलर यूज हो गई, लेकिन सब्जेक्ट हम प्लूरल यूज करना भूल गए, ए ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, देखते हैं आगे जरा। आवर मेड हैड रेस्क्यू ए पपी फ्रॉम बीइंग क्रश्ड ऑन द रोड एंड शी केम स्ट्रेट टू आवर हाउस। हमारी जो मेड है उसने एक पप्पी को बचाया, बीइंग क्रश्ड का मतलब कुचले जाने से, यानी कि उसको कोई बस या ट्रक कुचल देता, लेकिन हमारी मेड ने उसे बचाया और फिर उसके बाद वो सीधे घर आ गई। सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, पहले बचाया फिर घर आई, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करें, आपको बड़ा डरावना लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसा लिख दिया, क्या है, नहीं नहीं, सिंपल सी बात याद रखना, जब भी सेंटेंस में आपको हैज़,
हैव, हैड नजर आए और इसके बाद अगर वर्ब लिखी गई हो तो ये चेक कर लो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ये एक ट्रिक मान लेना आप, इसको काम आएगी। ओके, देखो हेड आ गया, हाँ ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। रेस्क्यू का मतलब बचाना, ये वर्ब होगी कि नहीं होगी हमारी, लेकिन रेस्क्यू तो फर्स्ट फॉर्म है यार, हमें क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, रेस्क्यूड। ए आंसर इज करेक्ट, हो गया, ये आसान सा है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, शी इज द वुमन, बिल्कुल ठीक है, ये वो महिला है, हु राइड्स द सक्सेस वेव, जो सफलता की जो है ना उस पर चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एज अंडर वाटर फोटोग्राफर, एक अंडर वाटर फोटोग्राफर के तौर पर। ओके, तो देखो इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, शी इज द वुमन, ये वो महिला है, ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वुमन स्पेशली है तो दा का यूज हो गया। अच्छा, वुमन लिविंग है, हु का यूज हो गया। राइट्स वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है वुमन के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। द सक्सेस वे, ये भी सही है, सफलता के रास्ते पर चल रही है। एज अंडर वाटर फोटोग्राफर, ठीक है, कैसे, जो पानी के अंदर फोटो खींचते हैं उनमें जो है ना काम कर रही है। तो देखिए वाटर, वाटर का एडजेक्टिव क्या हो गया, अंडर वाटर, ठीक है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ, लेकिन अंडर को जब हम हिंदी में बोलेंगे तो इससे साउंड किसकी आ रही है, ए की, और ए हमारा क्या है, वोवल, तो वोवल से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, तो हो जाएगा एज एन अंडर वाटर फोटोग्राफर। ओके, बहुत आसान सा सेंटेंस था, क्लियर है। तो देखिए मैंने है ना आपको आज 25 क्वेश्चंस कराए हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो भाई, बेसिकली अभी आपका एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट का नज़दीक है, हमने आपको इसके क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए। वैसे आप किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस मॉक टेस्ट को बना सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयज, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।